हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता की संदर्भ से सहित व्याख्या भाग 3 पढ़ाने वाली हूँ और इसके साथ ही ग्रामश्री कविता की काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी बताऊँगी। यानी कि जिस प्रकार मैंने अपनी पिछली वीडियो में ग्रामश्री की हर एक कविता की व्याख्या के साथ उस कविता की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताई थी, और जो स्टूडेंट्स मेरी पिछली वीडियो को न देखे हों वो मेरे इस चैनल ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। और मेरी इसके पहले की वीडियो में इनके जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप यहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जो मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूँ उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी मेरे और भी स्टूडेंट्स की तरह मेरे हर एक वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता की संदर्भ सहित व्याख्या भाग 3 दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दी गई इन कविताओं के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। और संदर्भ है कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता ग्रामश्री से लिया गया है और जिसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई ग्रामश्री कविता है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। यानी कि यहाँ इस कविता की व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी अपनी इस ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें गंगा के लहरों के आने जाने से किनारे के बालू पर बने निशानों को बालू के सांप कहकर संबोधित करते हुए अपनी इस ग्रामश्री कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, अर्थात गंगा की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही हैं, वह बालू के सांपों से अंकित है। यानी कि यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि गंगा के तट या किनारे पर जो रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई हैं, जिस तरह कोई सांप जब बालू पर चलता है तो वह अपने पीछे निशान छोड़ जाता है, और जब सूर्य की किरणें उस रेत पर पड़ती हैं तो वह सतरंगी या फिर रंग बिरंगी नज़र आती हैं। ठीक है, और अब आगे दिया है, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और यहाँ फिर कवि कह रहे हैं कि गंगा के तट या किनारे पर जो सरपत या घास की हरियाली छाई या बिछी हुई है वह बहुत सुंदर लग रही है, और साथ में तरबूजों की खेती से गंगा के तट और भी गंगा का जो तट है या गंगा का किनारा और भी देखने में सुंदर और आकर्षक लग रहा है। और फिर आगे दिया है, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। और इस पंक्ति के माध्यम से फिर कवि कहते हैं कि गंगा के जल में शिकार करते हुए बगुले अपने अंगुली या अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवारते हैं या ऐसे ठीक करते हैं जैसे मानो वे अपने बालों को कंघी कर रहे हैं। और फिर आगे दिया है, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। और फिर यहाँ कवि कह रहे हैं कि गंगा के उस प्रवाहमान जल में कहीं सुरखाब, सुरखाब यानी चक्रवाक पक्षी जिसे चकवा पक्षी भी कहते हैं, वह उस जल में तिरते अर्थात तैर रहे हैं, तो कहीं किनारे पर मगरौठी पक्षी सोई हुई सी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये थी इस कविता की व्याख्या, और अभी इस कविता की विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता की विशेषता में देखा जाए तो इस कविता में गंगा के रेत का मनोहारी वर्णन किया गया है, और इसमें जैसे दिया है
सांपों से और अंगुली की कंघी, इन दोनों में उपमा अलंकार है। और जो इस कविता की भाषा है वह सरल और प्रभावात्मक है। तो ये रही इस कविता की व्याख्या और इस कविता की विशेषताएं। और अब कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित अगली यानी कि इनकी ग्रामश्री कविता की अंतिम कविता दी गई है। और इनकी अंतिम कविता है, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसकी, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलब नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। यानी कि यहाँ इस ग्रामश्री कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली तथा इसकी शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य व गांव के संपूर्ण दृश्य का सुंदर चित्रण किया है, जिसमें ये अपनी इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। तो यहाँ इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हिम आतप का अर्थ होता है सर्दी की धूप। ठीक है, तो इनके अनुसार हिम आतप या सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वो इस तरह हंसमुख या चमक उठती हैं मानो वो खुशी से झूम रही हों। और कवि को ये दोनों जो हैं अलसाए से सोए अर्थात आलस से भरे सुख से सोए हुए प्रतीत होते हैं। और फिर आगे दिया है, भीगी अंधियाली में निसकी, तारक स्वप्नों में से खोए। और इस पंक्ति में फिर कवि कहते हैं कि सर्दी की रातों में ओस पड़ने की वजह से भीगी अंधियाली अर्थात यहाँ गांव में सब कुछ भीगा भीगा सा और ठंडक सा महसूस हो रहा है गांव की खेती में। ठीक है, और तारक यानी तारों को देखकर ऐसा आभास हो रहा है मानो स्वप्नों में से खोए अर्थात वे अपने स्वप्नों की दुनिया में खोई हुई सी सो रही हों। और फिर आगे दिया है, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलब नभ आच्छादन। और यहाँ फिर कवि कह रहे हैं कि इस वातावरण में पूरा गांव किसी मरकत डिब्बे सा खुला अर्थात मरकत यानी पन्ना नामक रत्न जो हरे रंग का होता है के जैसा प्रतीत हो रहा है। और जिस पर मानो नीलम नभ या नीला आकाश आच्छादन या आच्छादित है अर्थात यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि इस वातावरण में पूरा गांव किसी मरकत या रत्न की तरह लग रहा है जिसे आकाश ने गांव के ऊपर नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी हो। और फिर कविता की अंतिम पंक्ति है, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि इस प्रकार हिमांत या शरद ऋतु या बसंत के मौसम के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में निरुपम या अनुपम शांत की अनुभूति हो रही है, जिससे पूरा गांव शोभा युक्त हो गया है, जिसे देखकर और एहसास करके गांव के सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनका मन बहुत खिला खिला सा है, जो जनमन हरता अर्थात जो लोगों के मन को हर ले रहा है या आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा इस कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता की संदर्भ सहित व्याख्या भाग 3। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को ग्रामश्री की यह कविता भी जरूर अच्छी लगी होगी और इस कविता की व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब जैसा कि आगे इसमें दिया गया है, हाँ ये देखिए यहाँ स्क्रीन में मैंने अभी तक जो पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री की कविता भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 पढ़ाई हूँ। उन सभी कविताओं में जो कठिन शब्द आए थे उन सभी कठिन शब्दों के अर्थ को मैंने यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपनी आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और अगले दिन मैं आपको इस लेसन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करवाऊँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि मेरी आज की यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू।